हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो 100,000 ऑफ क्यू रिफाइनिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे ट्रेनिंग एसोसिएशन का चेयरमैन अपने सोर्स अपनी क्रिएचर को निकाल कर एंसेस्टर को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार उसके ऑर्डर देने के बावजूद भी उसके शॉट से उसका क्रिएचर नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से चेयरमैन को काफी हैरानी हो रहा था। लेकिन तभी एंसेस्टर ने अपने हाथ से उसी क्रिएचर को निकाल कर सीधे चेयरमैन के ऊपर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो क्रिएचर सीधे उस चेयरमैन के ऊपर अटैक करने लगा था, जो कि सबसे पहले उसका मालिक था। ये देखकर वो चेयरमैन लगातार उस क्रिएचर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस क्रिएचर के सामने उसका किसी भी ताकत का कोई फायदा ही नहीं था। जिसके बाद कुछ ही देर में उस क्रिएचर ने पूरी तरह से चेयरमैन को मारकर उसकी बॉडी को भी निकल लिया था, जिसकी वजह से वो लड़की काफी परेशान हो गई थी, जिसका नाम कैन शुआन था। जिसके बाद एंसेस्टर ने एक एनर्जी के गोले से सीधे उस क्रिएचर के ऊपर अटैक किया था और उस क्रिएचर के अंदर से चेयरमैन बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल गया था। चेयरमैन अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में डर बस चुका था। उसे मालूम पड़ चुका था कि एंसेस्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है और इसी की वजह से वो लगातार एंसेस्टर से अपनी जान को बख्शने की भीख मांग रहा था। फिर एंसेस्टर ने उसे कहा था कि वो उसके लिए एंसेंट सेट के बारे में पता लगाए। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती ही हमें कॉस्मिक सी यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टारशिप काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे स्टारशिप के अंदर हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि आराम से अपने थ्रोन में बैठ रही थी और यहाँ पर फैंसी एंसेस्टर को हमेशा की तरह ही चाय सर्व कर रही थी। जबकि उसी स्टारशिप के आगे के साइड हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि उस स्टारशिप को कंट्रोल कर रहा था। तब ये देखकर कैन शुआन उसे देखते हुए कहती है कि तुम किसी भी तरह के चाल को चलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन चेयरमैन कैन शुआन की बात को पूरी से इग्नोर करके सीधे एंसेस्टर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है और एंसेस्टर को कहता है कि एंसेस्टर, मैंने काफी देर से नोटिस किया है कि हमारे पीछे पीछे तो स्टार वॉरशिप लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे डर है कि ये लोग भी उसी एंसेंट सेट के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं, जिससे कि कई सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं। तो बताइए एंसेस्टर के आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एंसेस्टर उसके बात को सुनकर भी कुछ ध्यान नहीं देती और अपनी चाय को पीते हैं। तभी अचानक उन्हीं स्टारशिप में से एक आवाज आता है, जो कि चेयरमैन को कहता है कि लगता है कि तुमने अपना सम्मान पूरी तरह से खो दिया है। इसी के साथ वहाँ पर एक और एल्डर को देखते हैं, जो कि इस यांग क्वान पेविलियन का एल्डर था। वो चेयरमैन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग एसोसिएशन तो काफी सम्मान वाला कंपनी था, लेकिन लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम एक क्यू रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर की भी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। अगर चेयरमैन तुम सच में इतना ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो तो क्यों ना तुम अपने ट्रेनिंग कंपनी को किसी और को सौंप दो। लगता है कि तुम उसे और चला भी नहीं सकते। लेकिन चेयरमैन को उन दोनों की बातों को सुनने के बाद भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उल्टा वहाँ तो एंसेस्टर का चाप उसे करते हुए कहता है, एंसेस्टर, अभी अभी आप जो चाय पी रहे हो उसे मेरे ट्रेनिंग कंपनी ने कॉस्मिक सी में से इकट्ठा किया है। क्या ये टेस्ट आपको अच्छा लगा? इसके अलावा पूरे कॉस्मिक सी में कई सारे ऐसे चाय की पत्तियां हैं जो कि रेयर से रेयर होते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप चाहो तो उन सारे कॉस्मिक सी के पत्तियों को इकट्ठा कर सकते हो और ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप जो चाहोगे वो मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अगर आप मुझे ऑर्डर दोगे तो हर एक सेट को भी आपका गुलाम बना दूंगा। लेकिन उसके बात को सुनकर भी एंसेस्टर कुछ खास उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो देखकर चेयरमैन और भी चापलूसी करते हुए कहता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर दो तो मैं उन कल्टीवेटर्स को भी उनकी औकात दिखा दूंगा, जो कि अपने औकात को नहीं जानते। लेकिन चेयरमैन की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक एडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ देखकर चेयरमैन उससे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एंसेस्टर को कहता है कि एंसेस्टर, मुझे लगता है कि इन्हें अपनी जगह के बारे में पता नहीं, इसीलिए इस कचरे को मैं अपने लिए साफ कर देता हूँ। इतना कहने के बाद चेयरमैन काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एंसेस्टर की तरफ देखते हुए एक एबल स्माइल मारता है, जैसे कि उसने किसी तरह का कामयाबी हासिल कर लिया हो। जबकि नीचे हम एंसेस्टर और फैंसी को देखते हैं। फैंसी ये देखकर कहती है कि इसने अपने आप को काफी अच्छे तरह से पेशेंसली संभाल कर रखा था, लेकिन आखिरकार इसने अपना असली रूप दिखा ही दिया। कि एंसेस्टर उसकी बातों को सुनने के बाद बस सीरियस तरीके से कुछ सोच रहे थे, जैसे कि एंसेस्टर को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता हो। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें उनमें से एक एल्डर का स्टारशिप दिखाया जाता है, जिसके अंदर चोरी छिपकर कैन शुआन एंटर होकर उन तीनों ही एल्डर्स के बातों को सुनने लगती है। जहाँ उनमें से पेविलियन एल्डर काफी हैरान होते हुए कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब तुम उस रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर जाना चाहते हो, जिसके अंदर जाना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन उस पेविलियन एल्डर के बातों को सुनने के बाद चेयरमैन जल्दी से अपने अंदर से एक बॉक्स को निकाल कर सीधे टेबल के सामने रखता है और फिर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को तो पता ही है कि एंसेंट गॉड की लोकेशन में जाने के लिए उन लोगों ने हमें और भी गहराई के अंदर जाना होगा, क्योंकि एंसेंट गॉड का लोकेशन किसी दुनिया के और के गहराई के अंदर है। और इसके अलावा मैं ये बात भी
काफी अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम तीनों के पास ऐसे खास आर्टिफैक्ट हैं जिनकी मदद से हम एंसेंट गॉड के सेट में जाने का रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो एंसेंट गॉड के सेट में जाने के बाद मुझे सिर्फ उनमें से 3 ही ट्रेजर्स चाहिए होंगे। ये सारा का सारा बात केन शुआन काफी हैरानी के साथ उनकी बातचीत को सुन रही थी बाहर छिपकर। फिर चेयरमैन कहता है कि तुम बाकी के सारे ट्रेजर्स को तुम लोग बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक चीज में हेल्प करना होगा। इस बात को सुनकर दूसरा एल्डर कहता है कि चेयरमैन, आज तुम बहुत ही अच्छी तरह से हमसे बातें कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से ही पता है कि एंसेंट गॉड सेट के अंदर कुछ खास तरह के ट्रेजर्स हैं। उस एल्डर के बातों को सुनने के बाद अचानक इस चेयरमैन अपने रखे हुए बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर से एक मिरर निकलता है। जिस मिरर को देखने के बाद अचानक ही वो दोनों ही एल्डर्स पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों अपने अपने वेपन को भी निकाल लेते हैं। एक एल्डर तो काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम ताइजी मिरर को बाहर क्यों निकाल रहे हो। लेकिन उन दोनों को घबराता हुआ देखकर चेयरमैन शांत आवाज में कहता है कि मुझे तुम दोनों से फाइट करने के लिए शी गुआंग वर्ल्ड के रिले के ट्रेजर का इस्तेमाल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को बहुत ही आसानी के साथ संभाल सकता हूँ, और इसके अलावा मैं तुम दोनों से जिस चीज का मदद मांग रहा हूँ वो है जुयांग का पावर हासिल करने के लिए। लेकिन चेयरमैन की बात को सुनकर एक एल्डर गुस्साते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि मैं काफी अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ कि वो सिर्फ एक रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है। जबकि दूसरा एल्डर कहने लगता है कि तुम ये बात मत भूलो कि जुयांग के पास उसकी विनोक रानी है, वो भी तुम दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों, असल में इन्हें ये बात नहीं पता होता कि उनके आवाजों को एंसेस्टर बहुत ही अच्छी तरह से सुन पा रही थी। जबकि दूसरा एल्डर कहने लगता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मेड किसी तरह की हाइडन एक्सपर्ट कल्टीवेटर होगी। यहाँ तक कि हम केन शुआन को देखते हैं जो कि अपने एक मैजिकल क्रिस्टल को निकाल कर उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगती है। साथ ही वो एल्डर कहने लगता है कि मुझे पता है कि जुयांग एक रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन उसे लगता है कि वो ज्यादा हैंडसम है, इसी की वजह से वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। इसके अलावा अगर तुम किसी के पावर को लेना ही चाहते हो तो तुम उस ब्लाइंड मैन के पावर्स क्यों नहीं लेते जिसे कि तुमने बहुत पहले ही कैद करके रखा है। क्योंकि आखिरकार हम सभी ये बात काफी अच्छे तरह से जानते हैं कि वो ब्लाइंड मैन काफी टैलेंटेड है, क्योंकि आखिरकार वो शी गुआंग वर्ल्ड से बिलोंग करती है। लेकिन उस एल्डर के बातों को सुनने के बाद भी चेयरमैन काफी शांत आवाज में कहने लगता है कि मुझे जिस चीज का मदद चाहिए बस तुम लोग वही कर दो। उसके बाद हम लोग जब एंसेंट सेट में एंटर होंगे तब उनमें से सबसे पहले ट्रेजर्स तुम दोनों ही चुन सकते हो, और उसके अलावा मैं एंसेंट गॉड में जाने के बाद सिर्फ 3 ही ट्रेजर्स को हासिल करूंगा। उस चेयरमैन की बातों को सुनने के बाद दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर हेवन और अर्थ को कसम खाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद चेयरमैन जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि केन शुआन उसके सामने ही खड़ी हुई थी। केन शुआन उसे हैरानी के साथ कहने लगती है कि तुम जो कोई भी करना, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि तुम दो कुछ भी करना चाहते हो बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने मौत को ही दावत दोगे। लेकिन चेयरमैन उसकी बात को इग्नोर करके सीधे वहाँ से चला जाता है। हालांकि केन शुआन ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद केन शुआन जल्दी से एंसेस्टर और फैंसी के पास चली जाती है। केन शुआन ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि एंसेस्टर और फैंसी सही सलामत हैं। जिसके बाद वो अपने उस मैजिकल क्रिस्टल को निकालते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि चेयरमैन अपने बाकी दोनों साथियों के साथ अपने पावर्स को कंबाइन करेगा ताकि वो एंसेस्टर के खिलाफ रिवर्सिंग टाइज जिप मिरर का इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ ही दोस्तों, केन शुआन जल्दी से अपने आइस पावर का यूज करते हुए पूरे के पूरे स्टारशिप को ही आइस में कन्वर्ट कर देती है। साथ ही साथ उसने वहाँ पर कई सारे आइस ब्लेड्स भी क्रिएट किए थे। फिर वो फैंसी को कहती है कि अगर तुम इस स्टारशिप को चला सकती हो तो इसे चलाकर हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन केन शुआन को इतना डरी हुई देखते हुए फैंसी उसे बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम सबसे पहले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि मेरे एंसेस्टर को हर एक चीज के बारे में पहले से ही पता है। इस पर केन शुआन थोड़ी हैरान हुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैंने एंसेस्टर के पावर्स को पहले ही देख कर रखा है, मुझे बस इस बात का डर है कि वो लोग जिस रिवर्सिंग टाइज मिरर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है वो जो ताइजी मिरर है वो किसी और नहीं बल्कि शी गुआंग वर्ल्ड का एक पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट है, जिससे कि पूरे कॉस्मिक सी में स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड माना चाहता था, और इसी की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। लेकिन ये देखकर फैंसी जल्दी से केन शुआन के पास जाकर उसे शांत कराते हुए कहने लगती है कि हमारे एंसेस्टर को पहले से ही पता था, और इसके अलावा एंसेस्टर अभी कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अब वो फैंसी की बातों को सुनने के बाद केन शुआन अपने आप को शांत कराती है। वो अपने आइस पावर को दोबारा से वापस लेती है, जिसकी वजह से वो स्टारशिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक पवेलियन एल्डर सीधे उनके पास आता है, जो कि एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि एंसेस्टर को चाय पीना काफी ज्यादा पसंद है,
है। लेकिन अगर एंसेस्टर को और मिस फैंसी को अगर कोई एतराज ना हो तो मिस फैंसी मेरे स्टारशिप में आकर देख सकती हैं, क्योंकि मेरा पवेलियन भी अच्छी खासी चाय के पत्तियों को उगाने में सबसे ज्यादा माहिर है और वहाँ पर रेयर से रेयर चाय की पत्तियां हैं। इसी की वजह से मुझे उम्मीद है कि एंसेस्टर को मेरी चाय की पत्तियां काफी ज्यादा पसंद आएगा। उसके बातों को सुनकर फैंसी भी खुश होते हुए कहने लगती है कि क्या बात है, इसका मतलब तुम लोगों के पास ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से तुम लोग अपने स्टारशिप के अंदर ही चाय की पेड़ उगा सकते हो। फिर फैंसी एक नजर एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि एंसेस्टर को भी चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फैंसी को जाता हुआ देख कर किंग शुआन काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी फैंसी उसे इशारों से ही अपने आप को शांत रखने की कोशिश करवाती है। इसके बाद फैंसी पवेलियन एल्डर के साथ जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है, जो देख कर किंग शुआन के अंदर अब एक डर समा जाता है। लेकिन फिर भी वो विश्वास करती है कि फैंसी लगभग लगातार एंसेस्टर के साथ रही है और जब वो खुद नहीं डर रही तो उसे भी डरना नहीं चाहिए। जबकि एंसेस्टर चुपचाप अपने थ्रोन से उठने के बाद सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। ये देखकर किंग शुआन सोचती है कि भले ही एंसेस्टर को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मुझे पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखना चाहिए। इतना सोचने के बाद किंग शुआन अपने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर के कमरे के चारों तरफ और यहाँ तक कि पूरे स्टार के चारों तरफ एक आइस बैरियर क्रिएट करती है, ताकि अगर कोई भी दुश्मन एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सके तो सबसे पहले उसे पता चल जाए। हालांकि आइस बैरियर बनने के बाद कुछ देर तक काफी अच्छी खासी शांति बना रहता है, लेकिन तभी अचानक उस आइस बैरियर के एक दूसरे साइड धमाका होता है, जो देखकर किंग शुआन एक ही झटके में समझ जाती है कि किसी ने उसके आइस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। उसकी जांच करने के लिए वो काफी तेजी के साथ निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ ही देर में वहाँ पर हम उसी चेयरमैन को देखते हैं जिसने के अपने कपड़ों के जरिए अपने आप को इनविजिबल करके रखा हुआ था, और इसी की वजह से किंग शुआन को उसके पजल के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन साथ ही साथ चेयरमैन किंग शुआन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की मेरी फाउंडेशन कंपनी के बारे में कभी पता ही नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग एसोसिएशन कंपनी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा, और तुम्हारी जैसी मामूली से लड़की उसे कम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। इतना कहने के बाद चेयरमैन धीरे धीरे एंसेस्टर के कमरे की तरफ जाता है, जहाँ वह दरवाजा खोलकर देखता है कि एंसेस्टर चुपचाप अपने थ्रोन में आराम से सो रहे थे। यह देखकर चेयरमैन जल्दी से धीरे से एंसेस्टर के कमरे के अंदर एंटर हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने ताईजी मिरर को बाहर निकालता है। साथ ही साथ उसके आंखों में अपने जीत का एक चमक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंसेस्टर के पास क्रिएशन ऑफ गॉड के पावर्स हैं, और अगर एक बार उसने उस पावर को हासिल कर लिया तब वो पूरे कॉस्मिक सी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉस्मिक सी यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर्स होंगे। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर का एक उंगली अचानक हिल उठता है और अचानक ही एंसेस्टर के पीछे गॉड ऑफ क्रिएशन आ जाती है, जिसे देखने के बाद चेयरमैन की आंखों का खुशी अब पूरी तरह से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो गॉड ऑफ क्रिएशन के पावर्स को लेने के बाद एक स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा। यहाँ तक कि एंसन गॉड सेट में एंटर होने के बाद वो अपने दोनों साथियों को भी धोखा देगा, जिन्हें की लग रहा था कि वो उनके पास जाकर कई सर्टेजेस को चुन सकता है। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर अपने नींद से जागते हुए कहने लगता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो, जो देखने के बाद चेयरमैन काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो फिर भी अपने आप को शांत करते हुए कहने लगता है कि भले ही तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे पावर्स अब इस ताईजी मिरर के अंदर आ चुका है। लेकिन एंसेस्टर उसके बात के ऊपर ज्यादा जवाब नहीं देता। एंसेस्टर आगे हाथ बढ़ाकर उस ताईजी मिरर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जो देखकर चेयरमैन अपना जी जान लगाकर ताईजी मिरर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आखिरकार एंसेस्टर उस ताईजी मिरर को अपने कंट्रोल में ले ही लेता है, जो देखने के बाद चेयरमैन की आंखों में अब एक डर बैठ जाता है। दोस्तों, जिस किसी को नहीं पता मैं बता दूं कि यह ताईजी मिरर एक रिवर्सिंग ताईजी मिरर है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह के पावर्स को कैद किया जा सकता है, और जो कोई भी ताईजी मिरर का ओनर होगा उस मिरर के अंदर से वो सारे पावर्स अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही साथ चेयरमैन को यह देखकर काफी हैरानी होता है कि एंसेस्टर को उस ताईजी मिरर से किसी भी तरह का कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो हैरान होकर पूछता है कि कहीं तुम सिंह उवान वर्ल्ड से बिलोंग तो नहीं करते। लेकिन कुछ ही देर में अचानक ही दरवाजा खुलता है और वो दोनों एल्डर को बांधकर फैंसी और किंग शुआन अंदर लेकर आते हैं, जिसके बाद किंग शुआन चेयरमैन की तरफ अपना आइस ब्लेड करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने मौत को दावत नहीं देना चाहिए। लेकिन किंग शुआन की बातों को सुनने के बाद अचानक ही चेयरमैन जोर जोर से हंसता है। हम तीनों के पास एंसन गॉड के दरवाजे को खोलने का ट्रेजर है, और अगर हम तीनों ही मारे गए तो वो ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों ने ही
ही अपने अपने ट्रेजर्स के अंदर अपना ब्लड देकर उसके साथ कनेक्शन बना लिया है, जिसके बाद तुम कभी भी एंसेस्टर टोरेंट के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। उनके बातों को सुनकर एंसेस्टर काफी सीरियस होकर कहता है कि क्या एंसेंट गॉड सेट को ओपन करने के लिए एंसेंट गॉड्स के ट्रेजर्स या फिर उनके पावर्स की जरूरत पड़ता है। इस पर किंग शुआन एंसेस्टर को बताती है कि हाँ, क्योंकि बहुत समय पहले एंसेंट गॉड्स ने ही अपने अपने पावर्स को एंसेंट ट्रेजर्स या फिर एंसेंट वेपन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, ताकि जो कोई भी एंसेंट गॉड के दरवाजे को खोलना चाहे तो उनके पावर्स को लेकर खोल सके। और ऐसा कहा जाता है कि बिना एंसेंट गॉड के पावर्स या फिर उनके ट्रेजर्स के किसी भी तरह से एंसेंट गॉड के लोकेशन के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। किंग शुआन की बातों के सुनने के बाद अचानक ही एंसेस्टर स्नैप करते हुए वहां पर एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से शुइन बाहर आकर गुस्सा हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे आधी रात को क्यों बुलाया है। लेकिन तभी अचानक शुइन को एहसास होता है कि उसके बॉडी के अंदर से उसका केओस पावर निकल चुका है, जो केओस पावर सीधे एंसेस्टर के हाथ में चला जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर उस केओस पावर को वहां से रिलीज कर देता है और वह रिलीज होते ही पूरे कॉस्मिक सी के अंदर फैल जाता है। ये देखकर दोनों ही एल्डर के पसीने छूट जाते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ कॉस्मिक सी के बाहर का हम सीन देखते हैं। पूरे केओस पावर की वजह से अब वहां पर सारे जितने भी सारे डिस्ट्रॉय हो गई एंड सनसेट के दरवाजे थे वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। ये देखकर एक एल्डर काफी हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल कैसे है, तुम एंसेंट गॉड के पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। इससे पहले कि वह एल्डर कुछ और भी कह पाता, अचानक उन्हें किसी चीज की जुनने का आवाज सुनाई देता है, जो चीज कुछ और नहीं बल्कि एंसेंट गॉड यानी कि उनके अंदर जाने का दरवाजा एक साथ पूरी तरह से जुड़ रहा था। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो दरवाजा खुलकर एक ब्लैक होल जैसा बन जाता है। दूसरी तरफ हम शुइन को देखते हैं, जो कि कहता है कि तुमने आधी रात को मुझे इसलिए बुलाया ताकि तुम एक दरवाजा खोल सको। एंसेस्टर अपने थ्रोन से उठते हुए कहने लगता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, जिसकी वजह से शुइन को गुस्सा तो आता है, लेकिन एंसेस्टर से दोबारा वापस भेज देता है। उसके जाने के बाद कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कॉस्मिक सी के बाहर एंसेस्टर का स्टारशिप आ जाता है, जिसके अंदर एंसेस्टर, फैंसी और किंग शुआन तीनों ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर के पावर्स और उनके स्टारशिप को देखकर वो तीनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि एंसेस्टर कोई आम कल्टिवेटर नहीं बल्कि सुप्रीम लॉर्ड है। इसी की वजह से वो तीनों लगातार एंसेस्टर का ही तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन तीनों को लग रहा था कि एंसेस्टर एक डिवाइन एनोवी है, यानी कि सुप्रीम लॉर्ड, जो कि मॉर्टल रियल्म को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। लेकिन साथ ही साथ अब उन तीनों के आंखों में पूरी तरह से डर बस चुका था, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि एंसेस्टर के पास सारे डिवाइन पावर्स के साथ साथ डिवाइन रेवोल्यूशन भी है, और अब उन्हें अपनी गलती के ऊपर काफी पछतावा भी होने लग जाता है। लेकिन एंसेस्टर बिना उनकी परवाह किए जल्दी से अपने स्टारशिप को स्टार्ट करके काफी तेजी के साथ वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एंसेस्टर के स्टारशिप के अंदर से जो पूरी तरह से एक फायर निकला था, वो पूरे के पूरे फायर की वजह से पूरा का पूरा स्टारशिप उन एल्डर्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से वो सारे ही तीनों के तीनों एल्डर्स एक ही झटके में मारे जाते हैं। उन तीनों को बचने का कोई मौका भी नहीं मिलता। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मुझे पता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कुछ कुछ गड़बड़ है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मुझे जितना हो सके मैं उसे उतना ठीक करने की कोशिश करूंगा।